अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। आज हम चैप्टर 15 में स्टडी करने जा रहे हैं, थर्ड लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सो आउटलाइन आपके सामने है, जिसमें हम आज सबसे पहले देखेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं जिनमें एनिमल्स रहते हैं, लाइक मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो उनके पास उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, एंड उनके पास ऐसी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि वो उन एनवायरनमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। सो सबसे पहले एक जनरल प्रिंसिपल है, एनिमल्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइटली रेगुलेटेड बैलेंस जो होता है वो मेंटेन किया गया होता है वाटर एंड सल्यूट्स का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वाटर उनकी बॉडी के अंदर कितना रह रहा है, साल्ट कितना रह रहा है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर ये डिफरेंट ही होता है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल रह रहा है, अगर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो उसकी एडेप्टेशंस हैं उससे कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाती है, उनके जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट से वाटर जो फिक्स्ड हैं उससे ज़्यादा ये कम हो जाते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है एंड इट कुड बी फैटल, उससे डेथ भी हो सकती है। सो टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं एनिमल्स के अंदर, इसी जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसी बेस पे एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड सेकंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। डिफरेंस पूछा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स का। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स, थोड़ा सा नाम से ही इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा है। अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें, पहले हम इसको देख लेते हैं, वो दूसरा आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। रेगुलेटर्स का क्या मतलब होता है? रेगुलेटर मतलब मेंटेन करते हैं जो। ऑस्मो, आपको पहले भी ये टर्म मैं क्लियर करवा चुका हूँ। ऑस्मो मीन्स वाटर एंड साल्ट। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स मतलब वाटर और साल्ट का बैलेंस करना। तो वो एनिमल्स जो अपने सेल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। और बिल्कुल इसका अपोजिट है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने सेल के इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो वाटर और सॉल्ट होता है उसके बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है। सो दीज एनिमल्स, यानी कि अगर हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो इनके जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इट इज़ आइसोटोनिक विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब रेगुलेट नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं करके रखते। जैसे बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, वाटर की कंसंट्रेशन होगी, एग्जैक्टली वैसी ही इनके सेल्स के अंदर होती है। तो इनको हम बोलते हैं कि ये आइसोटोनिक रखते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को एनवायरनमेंट के साथ, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स या पैसिव रेगुलेटर्स। So these animals do not need to actively regulate their osmotic state। कोई ज़रूरत नहीं होती है उनको अपनी एनर्जी ज़ाया करने की, रेगुलेट करने पे। ये इस एनर्जी को बचाते हैं और अपने आप को आइसोटोनिक रखते हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर कौन से, इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने ये सेकंड पॉइंट बताना है कि इनको ज़रूरत नहीं होती है अपने जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने की या रेगुलेट करने की, और एनर्जी को सेव करते हैं। थर्ड, उसकी एग्जांपल आप बता सकते हैं कि मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, लाइक आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, लाइक स्टार फिशेस वगैरह जो हैं, ये सारे मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। जो उसके ऑक्टोपस वगैरह होते हैं, ये भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये जो हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज, यानी कि कुछ फिशेस जो होते हैं, वो भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आ जाती है। वो हम आगे जाके देखते हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो अपने सेल्स के अंदर मेंटेन नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को, अपनी एनर्जी बचाते हैं। एंड देन एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेटर्स। डेफिनेशन आपको पहले मैंने बता दी थी ताकि पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो ये अपनी सेल के इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वाटर और सॉल्ट्स को रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है। मतलब अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है ना बाहर, तो अपने जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो फिक्स करके रखते हैं। उसको चेंज अगर होता है तो उसको दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। दीज एनिमल्स यूज एक्टिव फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ऑब्वियसली इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ती है,
ठीक है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर अगर सपोज करें कि एक एनिमल है, वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है कि उसके सपोज करें आसपास जो सॉल्ट है वो ज़्यादा है, और उसने मेंटेन करना है अपने सेल के अंदर सॉल्ट को कम, तो जाहिर है बाहर ऑलरेडी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर जो है जब उसके सेल्स में सॉल्ट एंटर होता है तो अब वो क्या करेगा, उसको उसने बाहर भेजना है, मतलब अंदर उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो है, उसको उसने हाई की तरफ भेजना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा ना उसको, मैकेनिज्म। तो एक्टिव फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि उनको एनर्जी यूज़ करके इस कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स, वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली उनको क्या प्रॉब्लम होगा, बाहर वाली साइड पे वाटर ज़्यादा होता है, साल्ट्स कम होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ते हैं। बहरहाल वो हम आगे जाके देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। सो ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, फ्रेश वाटर और मेरीन के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले भी कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर, बट मोस्टली इसके अंदर वर्टिब्रेट्स ही आ जाते हैं। सो ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं, इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम जाते हैं 3 डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स हम देखेंगे, मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इन 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, एंड उनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की। सो सबसे पहले है मेरीन एनवायरनमेंट। सो मोस्टली जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हमने पहले भी बात कर ली कि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, मतलब उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो ये उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती है। इशू कहाँ पे आता है, वर्टिब्रेट्स में। अब कुछ वर्टिब्रेट्स की भी हमने पीछे कहा है, कुछ फिशेस का हमने कहा है कि जो वो भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में होती हैं, लाइक यहाँ पर उन्होंने बताया भी है हैग फिशेस। तो हैग फिशेस जो हैं ये बिलोंग करती हैं वर्टिब्रेट से, यानी कि कॉर्डेट से बिलोंग करती हैं, फिशेस की क्लास से। सो ये भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आ जाती हैं, बट कार्टिलेजिनियस फिशेस की अगर हम बात करें, लाइक शॉक्स, रे स्केट्स, तो ये जो होती हैं, अब इनमें क्या होता है ये आपने गौर से ज़रा देखना है, इसको समझना है कॉन्सेप्ट को। दे मेंटेन अ लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल स्टडी की है कि अगर एक सेल है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन उसने मेंटेन करनी है कम, लेकिन वो रह किस में एनवायरनमेंट में रहा है, मेरीन में, तो ऑब्वियसली साल्ट उसके अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप खुद देखें, एक फ़िश है, कार्टिलेजिनस फ़िश है, जो ऐसे पानी में रह रही है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है। अब फिशेस का आपको पता होगा कि वाटर इनटेक करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वाटर जब उनकी बॉडी में जाएगा, उनके गिल्स से पास होगा, तो सॉल्ट उनकी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, तो साल्ट्स जब उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करना है, कम सॉल्ट को मेंटेन करके रखना है, तो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी के अंदर वो मेरीन वाटर जब आएगा तो सॉल्ट्स भी साथ आएंगे, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, हाई। तो क्या करना पड़ेगा उनको, उन एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए उनके पास ऑब्वियसली कोई ना कोई अडेप्टेशंस होती हैं। कौन सी अडेप्टेशंस हैं, यहाँ पे हम वो देखते हैं। सबसे पहले है दे एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट्स थ्रू गिल्स। ठीक है, कि गिल्स का आपने पढ़ा हुआ है, गिल्स जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होने वाले ऑर्गन्स होते हैं। फिशेस में से जब वाटर उनकी माउथ से एंटर होता है तो गिल्स से बाहर निकलता है, तो जब वो वाटर गिल्स से बाहर निकल रहा होता है ना, तो गिल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, अब उस ब्लड में से साल्ट निकल कर उस वाटर के अंदर जाते हैं, और वाटर के साथ फिर जब वो वाटर गिल्स में से पास होकर बाहर निकलता है बॉडी से, तो उसी वाटर के साथ जो है सॉल्ट्स भी बाहर चले जाते हैं बॉडी से। तो ये तो थी पहली एडेप्टेशन कि गिल्स के थ्रू सॉल्ट्स को रिलीज करते हैं। दूसरा है रेक्टल ग्लैंड्स। अब रेक्टल एक ऐसी टर्म है जो एक आपने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर 12 के अंदर, रेक्टम। रेक्टम से ही रिलेट कर रही है ये टर्म रेक्टल। मतलब उनका जो रेक्टम होता है ना, रेक्टम की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, सपोज करें कि इस तरह से रेक्टम है, तो उस रेक्टम के अंदर यहाँ पर मौजूद होंगे रेक्टल ग्लैंड्स। अब वो रेक्टल ग्लैंड्स क्या करेंगे, रेक्टल ग्लैंड्स करेंगे बॉडी में से साल्ट्स को निकाल कर रेक्टम में डालते रहेंगे। ठीक है,
मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है उनका रेक्टम के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है, उसी के अंदर वो उन सॉल्ट्स को डालते रहते हैं। फिर जब वो रेक्टम से बाहर बॉडी से रिलीज़ होगा वेस्ट, उसी के साथ ही जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होंगे वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगी। सो दिस वाज सेकंड अडेप्टेशन ऑफ cartilaginous fishes to tackle with marine environment. So use active transport mechanism to remove salt against the osmotic gradient. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ये अपनी बॉडी से जो सॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं, स्किन के थ्रू भी ये रिमूव करते हैं। सो स्पेशल अडेप्टेशंस इन कार्टिलेजिनियस एंड बोनी मैरीन फिशेस। उसके बाद है सम कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी फ्लूइड्स मेकिंग देम हाइपरटोनिक टू सी वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब ये एक और थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सपोज करें कि ये एक वॉल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दरमियान, और ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि जो मेजर सल्यूट है वो क्या है, सॉल्ट्स ही होते हैं मेरीन वाटर में जो ज़्यादा होते हैं। अब ये फिश का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर है जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर आएगा तो इसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या करना है, सल्यूट को मेंटेन करना है, लो करना है, साल्ट्स को लो करना है। अब इसको लिए एक तो हमने पहले अडेप्टेशन देखी है कि वो साल्ट को बाहर निकालते हैं, एक दूसरी अडेप्टेशन इनके पास होती है कि वो ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, सल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको बैलेंस कर लें, एक और बैलेंस कर लेते हैं एक और तरीके से, कि वो साल्ट्स की बजाय अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सॉरी रिस्क हो गया, तो साल्ट की बजाय अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमने बात की थी कि बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर जो होता है सल्यूट जो होता है वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको ये कम करने के लिए या सल्यूट और साल्ट के बैलेंस को यानी कि इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इनके पास एक और तरीका होता है। कौन सा वो तरीका है कि वो ये करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में वो साल्ट्स की बजाय एक और कंपाउंड होता है जिसको स्टोर करते हैं, दैट इज़ यूरिया। अब होगा क्या, अंदर वाली साइड पे उन्होंने यूरिया ज़्यादा कर दिया, बाहर क्या होता है, साल्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यूरिया है तो सल्यूट ही, बट साल्ट से कम टॉक्सिक है उनके लिए। तो क्या करते हैं, वो इन साइड पे यूरिया स्टोर कर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट के अंदर, बाहर वाली साइड पे क्या होते हैं, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। अब देखा जाए तो यूरिया भी सल्यूट है, साल्ट भी सल्यूट है, तो इस तरह से इस वो इन कंडीशंस को आइसोटोनिक कर देते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर यूरिया ज़्यादा है, बाहर सल्यूट वो सॉल्ट ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल दोनों सल्यूट हैं, तो कंसनट्रेशन ऑफ जो होती है सल्यूट्स वो बैलेंस हो जाती है, जिस वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो रिटेन बहुत कम रहते हैं। सो रिटेन यूरिया अंदर बॉडी फ्लूइड्स मेकिंग देम हाइपरटोनिक टू सी वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। सो इस वजह से क्या हो जाता है, जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं इनकी हाइपरटोनिक होती है। जब यूरिया अंदर ज़्यादा हो जाएगा बाहर की निस्बत, सल्यूट की निस्बत, तो ऑब्वियसली इंटरनल कंडीशंस हाइपरटोनिक होंगी, बट साल्ट्स अंदर ज़्यादा नहीं होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यूरिया अंदर ज़्यादा होगा और बैलेंस रहेगा जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद है कि यूरिया जो होता है कुछ फिशेस के अंदर यूरिया भी थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको मज़ीद लेस टॉक्सिक करने के लिए एक दूसरा कंपाउंड होता है ट्राई मिथाइलमाइन ऑक्साइड, वो स्टोर करते हैं। यानी कि पीछे हमने बात की है ना कि कुछ फिशेस यूरिया स्टोर करते हैं, लेकिन मज़ीद कुछ एडवांस्ड एडाप्टेशन आई थी कुछ फिशेस के अंदर जिसमें यूरिया के बजाय उन्होंने ट्राई मिथाइलमाइन ऑक्साइड को स्टोर करना शुरू कर दिया था, जो कि यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है। इस तरह से उसको बैलेंस किया था। देन नेक्स्ट आता है कि जो बोनी फिशेस होते हैं, स्पेशली मेरीन टिलियोस्ट विच आर डिसेंडेड फ्रॉम द फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स हैव हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स रिलेटिव टू सी वाटर। कि मोस्टली जो जिस तरह कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो भी अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक रखती हैं, सी वाटर से ये भी हाइपोटोनिक ही रखते हैं। अब इनके पास कैसे वो रखती हैं, क्या अडेप्टेशन है इनके पास, कि लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को ड्रिंक करेंगी, यानी कि ज़्यादा पानी पिएंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा पानी आएगा तो साल्ट्स भी उसके साथ ज़्यादा ही आएंगे उनकी उनकी बॉडी के अंदर, लेकिन उन एक्स्ट्रा साल्ट्स को कैसे निकालेंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। कंसनट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसके अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वाटर ज़्यादा नहीं करते रिलीज़, साल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं, एंड इस वजह से साल्ट्स मैक्सिमम लॉस होते रहते हैं और वाटर जो होता है उनकी बॉडी के अंदर कंजर्व होता रहता है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है
ये मेरीन फिशेस की उन्होंने एग्जांपल दिया है, ये फ्रेश वाटर फिशेस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था जो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर कि अपने गिल्स के थ्रू जब उन गिल्स के थ्रू वाटर रिलीज़ हो रहा होता है तो गिल्स में से वो साल्ट्स वाटर में डाल देती हैं और वाटर से वो वाटर के साथ ही जो एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं। यहाँ पे गिल्स दोबारा उन्होंने मेंशन किया है। एंड बाकी जो है वो हम पढ़ चुके हैं पीछे। सो नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर में क्या होता है, अब क्या प्रॉब्लम होगी फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस के लिए। एक ही प्रॉब्लम है, जिस तरह उधर प्रॉब्लम था साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इधर क्या प्रॉब्लम होगा, फ्रेश वाटर में आपको पता है साल्ट कम होते हैं। तो जो फिशेस फ्रेश वाटर में रहती है उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि उनकी बॉडी में वाटर तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन साल्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। यूरिन जब प्रोड्यूस होता है तो साल्ट ज़ाया होते हैं और ऑलरेडी वाटर के अंदर साल्ट्स बहुत कम होते हैं। तो ये उनकी मेजर प्रॉब्लम है। उसको टैकल कैसे करते हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि अमीबा पैरामीशियम वगैरह जो हो गए, ये एक्सेस वाटर जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ये इनके पास अडेप्टेशन है, वाटर बाहर रिलीज़ होता रहेगा, साल्ट्स कंजर्व करते रहेंगे बॉडी के अंदर वो। तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं। बाकी जो फिशेस की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह कंसनट्रेटेड यूरिन में साल्ट ज़्यादा होता है, डाइल्यूट में कम होता है। सो इसके अलावा ये बाकी जो साल्ट की डेफिशिएंसी है वो कैसे फुलफ़िल करते हैं कि वो ऐसी फूड्स लेते हैं जिनके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या करते हैं कि इनकी गिल्स और स्किन के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको आयोनोसाइट्स कहते हैं। वो सेल्स वाटर में से वो जो थोड़े बहुत साल्ट्स मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर में उस उनको ट्रांसफ़र करते रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो ये था फ्रेश वाटर। फिर है थर्ड वन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, खुश्की के ऊपर रहने वाले एनिमल्स जो हैं, ज़ाहिर है उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वाटर की डेफिशिएंसी। बहुत कम अमाउंट के अंदर उनको वाटर मिल रहा होता है। तो उनको ख़तरा क्या होता है, ऑब्वियसली जब उनकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो एवेपोरेशन होगी, वाटर लॉस होगा उनको। ऑलरेडी वाटर अवेलेबल भी उनके लिए कम है लेकिन वाटर लॉस उल्टा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, वाटर की डेफिशिएंसी। अब उसको टैकल करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात करें। अब इंसेक्ट्स आपने देखा होगा, अगर आप कॉकरोचेस वगैरह हो गए या बाकी भी आप जितने भी इंसेक्ट्स को देखेंगे ना, तो उनकी बॉडी के बाहर थोड़ी आपको फ़ील करें, अगर उनको टच करें तो वो थोड़ी हार्ड सी कवरिंग सी आपको फ़ील होती है बॉडी के बाहर। इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। उनकी बॉडी का स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है और वो किससे बनता है, वैक्स वैक्स से मिलके बनता है। और वैक्सेस जो होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं वाटर के लिए, कि मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो उसमें से पास नहीं हो सकेगा। मतलब जो हमने पहले बात की है एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, तो वो एवेपोरेशन नहीं हो पाएगी इस वैक्सी एक्सोस्केलेटन की वजह से। तो ये फर्स्ट अडेप्टेशन है इंसेक्ट्स के पास। बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, अगर हम अपनी बात करें, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन किन से कौन से सेल से बनती है, ठीक है, हमारी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर डेड केराटिनाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। वो भी बिल्कुल वैसे ही वाटर के अगेंस्ट बैरियर का काम करते हैं जैसे वैक्सी एक्सोस्केलेटन कर रहा है इंसेक्ट्स के अंदर। उसके अलावा वाटर के बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। एंड मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडेप्टेशंस होती हैं। मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस की एग्जांपल आगे हम देखते हैं यहाँ पर एनहाइड्रोबायोसिस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है, उसकी एक एग्जांपल दें। एनहाइड्रोबायोसिस पहले हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है। सो द एबिलिटी टू सर्वाइव एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। मतलब बहुत ही जब ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं तो एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के पास अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं उस उन कंडीशंस के अंदर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस। सो यहाँ पर एग्जांपल है उसकी कि कैंगरू रैट एक रैट होता है जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करता है। उसके पास एक स्पेशल अडेप्टेशन है, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। वो क्या करता है कि ऐसे सीड्स खाता है, मतलब ऐसे प्लांट्स के सीड्स खाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। जब उनको खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर, मतलब डाइजेशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उससे प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर। एंड देन उस वाटर को फिर अपनी जो बॉडी के नीड्स होते हैं उनके अंदर वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ना, उसने एक मेटाबॉलिक अडेप्टेशन यूज़ की है अपने वाटर की जो कमी है उसको पूरा करने की। तो यहाँ पे इस एनहाइड्रोबायोसिस के अंदर भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है इस लेक्चर में, फ़ील फ्री टू आस्क। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई आपके आंसर का मिल जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।